नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। देश उत्साह से मना रहा छठ महापर्व। आज पूजा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। महापर्व के तीसरे दिन अस्त होते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। आज होगी पूरे देश में एसआईआर लागू करने की घोषणा। भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस वार्ता में किया जाएगा ऐलान। पहले चरण में शामिल किए जाने वाले राज्यों को होगी घोषणा। शाह आज समुद्री मछुआरों को देंगे ताकत। करेंगे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले अत्याधुनिक पोतों का लोकार्पण। ब्लू इकोनॉमी को मिलेगा बढ़ावा। पहली बार होगी विमान दुर्घटना जांचकर्ताओं की बैठक। दिल्ली में 28 से 31 अक्टूबर तक होगी बैठक। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो करेगा मेजबानी। योगी सरकार की तारीफ। मायावती को भारी पड़ी। शिक्षक अभ्यर्थियों ने घेरा बीएसपी सुप्रीमो का आवास। बसपा सुप्रीमो से उनके समर्थन में आने की मांग की। चक्रवात मोंता को लेकर अलर्ट। राजधानी दिल्ली में महसूस की गई अधिक ठंड। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में हाई अलर्ट। उत्तराखंड की देवताल झील जमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर आज प्रेस वार्ता करेगा। देश भर में एसआईआर का आज ऐलान कर सकता है इलेक्शन कमीशन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, देश भर में आज ऐलान कर सकता है इलेक्शन कमीशन। आम जानकारी आपको बता दें, विज्ञान भवन में शाम 4:15 पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश भर में एसआईआर का आज ऐलान कर सकता है इलेक्शन कमीशन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विज्ञान भवन में शाम 4:15 पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर आज करेगा प्रेस वार्ता। देश भर में एसआईआर का ऐलान कर सकता है इलेक्शन कमीशन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं, विशेष संवाददाता। अखिलेश जी, पूरी जानकारी क्या है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान, एसआईआर का आज ऐलान इलेक्शन कमीशन कर सकता है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, देश में एक बार फिर एसआईआर कराने को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी की है और चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसके लिए उनकी टीम करीब 4:15 पर दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसको लेकर कहा जा रहा है कि देश के करीब 10 से 15 ऐसे राज्य हैं जिनमें आगामी दिनों में चुनाव होना है। ऐसे राज्यों में एक बार फिर से विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत करेंगे। उसमें ऐसे मतदाता हैं जो छूटे हुए हैं, उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम जुड़ना है नए सिरे से। दूसरा सबसे बड़ा है कि जो मृतक हो गए उनके नाम हटाए जाने हैं। और तीसरा सबसे बड़ा इसमें पक्ष रखा जाना है कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उन मानकों के आधार पर अगर वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में हुए मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान विपक्ष लगातार तमाम तरह के सवाल उठाता रहा।
आज देखना होगा कि चुनाव आयोग जब 4:15 पर दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में सभी आयुक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, तो उस दौरान नई गाइडलाइंस क्या होती हैं, या सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आधार कार्ड जैसे कई दस्तावेज जोड़े गए, कई नियमावलियों में बदलाव किया गया और कई तरह के मानक नए तय किए गए। क्या अब चुनाव आयोग आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जो आगामी दिनों में 10 से 15 राज्यों में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत करेगा, उसमें क्या वो सभी मानक होंगे या बिहार के समान किए गए बदलाव के साथ जो नए मानक तैयार हुए वो होंगे, या फिर कोई नए मानक और जोड़ेंगे या घटाएंगे, इस पर सभी की नजर है। और खासतौर विपक्ष इस पर ज्यादा नजर बनाए हुए है कि जब आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत नया ऐलान करेगा, उसमें खास बातें क्या हो सकती हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड पर आज होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजेआई पर हमले से जुड़ी याचिका पर होनी है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर होगी सुनवाई। 6 अक्टूबर को सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश हुई थी। याचिका में आरोपी ठहराए गए वकील पर कार्रवाई की मांग। अधिवक्ता राकेश किशोर को दंडित करने की गई मांग। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची करेंगे सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ में अखिलेश जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? आज सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने वाले मामले पर सुनवाई की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जूता कांड को लेकर एक याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट आज उसी याचिका पर सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दायर याचिका में कहा है कि जो राकेश किशोर के तरफ से 6 अक्टूबर को जूता फेंका गया है, इसमें अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर फेंके गए जूता की अवमानना है और इस अवमानना के मामले में वकील पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट से 2 जजों की बेंच का गठन किया गया और इस 2 जजों की बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की खंडपीठ आज सुनवाई करेगी और इसमें तय होगा
कि जिस वकील राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी, क्या उस पर अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए, इस पर आज सुनवाई होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अपनी याचिका में मांग की गई है कि एडवोकेट राकेश किशोर को बार एसोसिएशन के तरफ से उनकी सदस्यता और उनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है और अवमानना की कार्रवाई भी उन पर बनती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में सुनवाई में ये तय किया जाए कि एडवोकेट रहे राकेश किशोर पर क्या कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी भी देश के कोर्ट के जस्टिस पर इस तरह की निंदनीय घटना सामने न आए और इस तरह के लोगों को सबक सिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच कार्रवाई करे और इसमें अवमानना के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चाहती है। फिलहाल जब आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तरफ से जब बार के एडवोकेट पेश होंगे और 2 जजों की बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची सुनवाई करेंगे तो देखना होगा क्या अवमानना के तहत राकेश किशोर पर कार्रवाई होती है या फिर जिस तरह से उस समय कार्रवाई रोक दी गई थी, क्या इसी तरह से इस बेंच की कार्रवाई में भी राकेश किशोर को माफ कर दिया जाता है। शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर भारत चीन के बीच बहाल हुई हवाई सेवा। 5 साल बाद दोनों देशों के बीच शुरू हुई सीधी उड़ान। कोलकाता के दमदम हवाई अड्डे से शुरू हुई पहली उड़ान। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दमदम से चीन के लिए रात 10:07 पर उड़ा इंडिगो विमान। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने से बंद हुई थी सेवा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने से बंद हुई थी सेवा। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और अखिलेश जी एक बार फिर से हमारे साथ में इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, एक बार फिर से इन सेवाओं की शुरुआत हुई थी, हालांकि हालात ठीक नहीं थे, इसी के चलते इसे बंद किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से शुरुआत। भारत और चीन के बीच में काफी दिनों से बंद चल रही हवाई सेवा को एक बार फिर हरी झंडी देने के बाद शुरुआत कर दी गई है। भारत और चीन के बीच करीब 5 साल से सभी हवाई उड़ानें बंद थी। फिर कुछ विशेष उड़ानों को भारत सरकार की तरफ से परमिशन के तौर पर छूट दी जाती थी, लेकिन सामान्य तौर पर सभी हवाई यात्राएं कैंसिल थी और किसी भी तरह के, चाहे वो एयर इंडिया का विमान हो या फिर प्राइवेट विमान हो, किसी के भी उड़ने की इजाजत भारत सरकार की तरफ से नहीं दी गई थी। लगातार करीब 5 सालों तक ये सीधी उड़ानों पर प्रतिबंध रहा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के क्षेत्र की जो सीमा पर भारतीय और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, उसके बाद तनाव बढ़ा था और उसी के बाद
भारत सरकार ने चीन के साथ हवाई सेवाएं बंद कर दी थी और हवाई सेना सीधी उड़ानों पर रोक भी लगा दी थी। अब कल से इसकी फिर से शुरुआत हुई है। कल शाम 10:07 पर पहली इंडिगो की उड़ान चीन के लिए भरी और इसकी रवाना की गई। इसके बाद दोनों देशों के बीच म्यूचुअल उड़ानों की शुरुआत हो गई है। फिलहाल कोलकाता के दमदम हवाई अड्डे से शुरू हुई उड़ानें आगे कब तक जारी रहेंगी या फिर ये सामान्य तौर पर फ्री हुई उड़ानें अब लगातार जारी रहेंगे, इस पर नजर अभी की बनी हुई है। फिलहाल भारत और चीन के बीच जो इस समय संबंध सुधर रहे हैं और संबंध सुधार की दिशा में इसे एक बड़ा कदम देखा जा सकता है कि दोनों के बीच जो संबंध द्विपक्षीय मजबूत हो रहे हैं, दोनों के बीच में कूटनीतिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध में सुधार होना और हवाई सेवा की शुरुआत होना एक बड़ा कदम कहा जा सकता है कि दोनों देश एक साथ फिर मजबूती के साथ अपने संबंधों में आगे और सुधार करते नजर आ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। दमदम से चीन के लिए रात 10:07 पर उड़ा इंडिगो विमान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एसआईआर को लेकर आज होगा बड़ा ऐलान। निर्वाचन आयोग प्रेस वार्ता कर करेगा ऐलान। देश भर में एसआईआर लागू करने का होगा ऐलान। राजधानी स्थित विज्ञान भवन से होगा ऐलान। शाम 4:15 पर आयोग की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले चरण के लिए 10 से 15 राज्यों में होगी घोषणा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी स्थित विज्ञान भवन से होगा ऐलान। राजधानी स्थित विज्ञान भवन से होगा ऐलान। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शाम 4:15 पर आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर गृह मंत्री इंडिया मैरीटाइम वीक का करेंगे उद्घाटन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई पहुंचकर करेंगे उद्घाटन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई पहुंचकर करेंगे उद्घाटन। बढ़ेगी देश की समुद्री ताकत, मजबूत होगी ब्लू इकोनॉमी। सुबह 10:30 बजे इसको प्रदर्शन केंद्रों में करेंगे शुभारंभ। से 31 अक्टूबर तक चलेगा इंडिया मैरीटाइम वीक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अखिलेश जी एक बार फिर से हमारे साथ ऐसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पहुंचकर उद्घाटन करने वाले हैं, पूरी जानकारी क्या है? अखिलेश जी, आवाज मिल रही है आपको? अखिलेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, गृह मंत्री इंडिया मैरीटाइम वीक का उद्घाटन करने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नोएडा में ठेले पर हुए विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। आपसे विवाद में सुरेश ने राजन पर चाकू से हमला कर दिया और घायल को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया है। इलाज के दौरान राजन शाह ने दम तोड़ा। आरोपी सुरेश को पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया है। हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी पुलिस ने बरामद किया है। भारी पुलिस फोर्स अजहर उच्चाधिकारी घटनास्थल पर मौजूद। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सलारपुर गाँव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायल को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इलाज के दौरान राजन शाह ने दम तोड़ा। आरोपी सुरेश को पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया। दस 2025 को ग्राम सलारपुर थाना 39 में
राजन शाह पुत्र लालजी शाह जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ सलारपुर गांव में निवास करते हैं, का सुरेश पुत्र रमाधार मंडल जो भी बिहार के रहने वाले हैं के साथ एक ठेले पर विवाद हो गया, जिसमें सुरेश ने राजन शाह के चाकू मार दिया। राजन शाह को अस्पताल में ले जाके भर्ती कराया गया, जहां पे उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उस घटना में सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। सुरेश से और पूछताछ की जा रही है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नोएडा में प्रदूषण खराब श्रेणी में पहुंचा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में AQI 300 के आसपास प्रदूषण खराब श्रेणी में पहुंचने से लोगों की कमी बाहर देखने को मिल रही है। सुबह के वक्त घूमने वाले लोगों में कमी आई है। सुबह के समय छाई रहती है प्रदूषण की चादर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी कमी सुबह के वक्त टहलने वाले लोगों में देखने को मिली है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है हरदोई से, जहां पर चोर खुलेआम पुलिस को दे रहे चुनौतियां। अज्ञात चोरों ने मकान में लगाए सेंध, लाखों के नकदी व जेवरात लेकर फरार हुए चोर। घर में सोते रहे परिजन। चोरों ने घटना को दिया अंजाम। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। हरदोई के सांडी कस्बे के मोहल्ला सदनीपुर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज रात्रि सांडी अंतर्गत एक गांव पड़ता है सुधपुर, वहां के रहने वाले गयालाल जी हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई थी कि इनके मकान में अज्ञात चोरों द्वारा इनकी अलमारी 70,000 रुपये आभूषण चोरी कर लिए गए हैं। इस सूचना पर तत्काल वादी की तरफ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं उस घटना का अनावरण कई टीमों को लगाया गया है। जल्द ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। अच्छा, क्या हो गया? चोरी भाई भैया
कितने लाख का नुकसान हुआ होगा? करीब 25 लाख को नुकसान हो गई है। क्या क्या सामान गया है? जेवर को है, जेवर है को नगदा देती है 1 लाख की भाग गई भैया। क्या क्या सामान गया है? सामान तो साहब हमका तो ध्यान नहीं है। 80,000 रुपये की भैंस बेची थी। 25,000 रुपये हमारे आदमी रिश्तेदार कमाते रहते हैं। और बेटी हमारी एक दिल्ली में रहती है, एक जोधपुर रहती है। तो जो दिल्ली वाली वहाँ उसके सास ससुर कोई नहीं है, तो उसके पास 2 हार थे, 4 जोड़ी झालाते। एक हम कमारे पर कराए थे बारात में, और एक हमारे तेरी चीजों में बनवा, एक उसके सास ससुर के हाथ के थे, और 3 जोड़ी उसके 3 माला आते। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी नोएडा से, जहां पर शेयर बाजार में निवेश करने के नाम पर ठगी। साइबर ठगों ने रिटायर इंजीनियर से ठगी की। मोटी कमाई का झांसा देकर ठगी किए जाने की बात सामने आई है। साइबर ठगों ने 80 लाख रुपए की ठगी की। 10 अलग अलग बैंक खातों में जमा कराया गया पैसा। साइबर ठगों ने ऐप भी डाउनलोड करवाया। ऐप में निवेश किए गए पैसे पर मोटा मुनाफा दर्शाया गया। पैसा निकालने की कोशिश की गई तो ठगी का हुआ एहसास। रिटायर इंजीनियर की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। साइबर ठगों ने 80 लाख रुपए की ठगी की। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। साइबर ठगों ने रिटायर्ड इंजीनियर से की ठगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर एक्सपायरी ग्लूकोज चढ़ाए जाने का मामला। सीएमओ ने 2 सदस्यों की जांच कमेटी गठित की। काकोरी CHC मामले की जांच करेगी टीम। गर्भवती महिला की बिगड़ी थी तबीयत। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई थी। और अब बढ़ेंगे आगे खबरों की ओर। चंडीगढ़ से खबर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अहम बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कुछ ही देर में राज्य प्रगति को लेकर होगी बड़ी बैठक। हरियाणा सिविल सचिवालय में बैठक होने की बात सामने आई है। पंचकुला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सैनी। पंचकुला के सेक्टर 21 में छठ पूजा में शामिल होंगे सीएम। छठ पूजा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। शाम 6 बजे के करीब कुरुक्षेत्र जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। प्रदेश स्तरीय छठ महापर्व में ब्रह्म सरोवर पर करेंगे शिरकत। पूर्वांचल समाज के लोगों को बड़ी सौगात दे सकते हैं सीएम।
और अब सीधा आपको लखीमपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सेवा योजन के राज्य मंत्री श्री मनोहरलाल कोरी जी, माननीय विधायक गोला गोकर्णनाथ श्री अमन गिरी जी, माननीय विधायक श्री रोमी साहनी जी, माननीय विधायक श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक शशांक वर्मा जी, माननीय विधायक योगेश वर्मा जी, माननीय विधायक श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, माननीय विधायक श्रीमती मंजू त्यागी जी, माननीय विधायक श्री सौरभ सिंह सोनू जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पीलीभीत से बरखेड़ा से माननीय विधायक महामंडलेश्वर स्वामी प्रवक्तानंद जी, बाबूलाल पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिला अध्यक्ष सुनील सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी, कबीर धाम आश्रम से जुड़े हुए सभी सम्मान्य संतजन, श्रद्धालुजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे कबीर धाम आश्रम लखीमपुर खीरी के इस स्मृति प्रकटोत्सव समारोह में आप सबका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब संत कबीर दास जी का नाम आता है तो हम सबको मध्यकालीन एक ऐसे संत का स्मरण सहसा ही हर भारतीय के मन में उमड़ पड़ता है, जिस संत ने अपनी वैवाकी के कारण निर्गुण भक्ति की एक ऐसी धारा अपने दोहों, अपनी साखी, अपनी शब्दियों के माध्यम से उस कालखंड में प्रवाहित की थी, जिसने सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करते हुए आत्मा और परमात्मा के बारे में आम जनमानस को स्थानीय भाषा में समझाने के लिए बड़ी सहजता और सरलता से उन्होंने अपनी साखी, शब्दी और दोहों के माध्यम से समझाने का काम किया था। ऐसी भारत की भक्ति की निर्गुण परंपरा से जुड़े हुए संत कबीरदास जी महाराज की परंपरा में आज से कुछ दशक पूर्व इस लखीमपुर खीरी में
जिन पूज्य संतों ने इस आश्रम की स्थापना की थी, आज उनकी स्मृति प्रकटोत्सव समारोह को पूज्य संत असंगदेव जी महाराज के द्वारा जिस प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, इस अवसर पर मैं उन पूज्य संतों श्री क्षमा देव जी महाराज, पूज्य संत गुरुमन देव जी महाराज और इस परंपरा से जुड़े हुए उन सभी पूज्य संतों की जिनकी स्मृति के लिए प्रकटोत्सव आज यहां पर आयोजित हो रहा है, जिन्होंने कबीरदास जी की वाणी को अपने व्यवहारिक जीवन में उतार करके उसके अनुरूप जीवन जिया था, उन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस आयोजन के लिए श्री असंगदेव जी महाराज को और उनके सभी अनुयायियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहनों और भाइयों, गुरु का जीवन में क्या महत्व है, यह भी कबीरदास जी महाराज जी हमें बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागू पाए, यानी गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं तो पहले किसको प्रणाम करना है? वो कहते हैं पहले हम उस सदगुरु को प्रणाम करें जो हमें इस समाज में ज्ञान उपलब्ध कराता, अच्छे और बुरा की बुराई के बारे में, सत्य और असत्य के बारे में, धर्म के वास्तविक मर्म के बारे में बता रहा है। पहले हम उस गुरु को प्रणाम करें, क्योंकि वही गुरु हमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग भी हमारा प्रशस्त करेगा। यह भी संत कबीर जैसे ब्रह्मज्ञानी संतों के द्वारा जब अपनी वाणी के माध्यम से समाज को बताया जाता है, समाज की उस समय की विसंगतियों के खिलाफ भी किस प्रकार का प्रहार उन्होंने किया था, खासतौर पर आज के समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, जिसमें लोगों के मन में अधिक से अधिक संपत्ति बनाने की घोड़ सी लगी है, अधिक से अधिक संपत्ति हड़पने और बनाने की, जायज और नाजायज दोनों तरीके से। उनके बारे में भी कबीरदास जी ने जो बातें कही कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, यह आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है जो मध्यकाल में प्रासंगिक था। यानी हमें परमात्मा उतना दीजिए जिससे मैं भी भूखा न रहूं और मेरे यहां कोई संत आ जाए, कोई सज्जन आ जाए, कोई जरूरतमंद आ जाए, वह भी भूखा न जाए, इतनी मेरी सामर्थ्य हो। यही प्रार्थना वह ईश्वर से करते हैं और ईश्वर से करते करते उन्होंने अपना पूरा जीवन, याद करिए ब्रह्मज्ञानी संत, लेकिन उन्होंने कभी अपना काम नहीं छोड़ा। जो उनकी वृत्ति थी उस वृत्ति से, क्योंकि कर्म को ही उन्होंने जीवन का सब कुछ माना। भारत के संतों की परंपरा ने हमें कर्म से विरत रहने के लिए कभी नहीं कहा। संत तुलसीदास जी भी इसी बात को कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस कर रहे सो तस फल चाखा। यानी कर्म ही जीवन का सब कुछ है। अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेंगे तो उस पाप के भागीदार बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। उस पाप का भागीदार तो बनना ही बनना पड़ेगा। यह भी भारत के ही संतों का उपदेश हम सब के लिए है। यह एक प्रेरणा है। और काशी की धरती पर जन्म लेकर के संत कबीरदास जी अपने अंतिम समय में वह मगहर आ गए थे। मगहर के बारे में मान्यता थी
गोरखपुर से सटे हुए जो आज संत कबीर नगर जनपद है, उस जनपद के इस मगहर के बारे में ये मान्यता थी कि वहां पर कोई मरता है तो सो नरक मिलता है। तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं वही मगहर जाऊंगा, और वे मगहर गए। उन्होंने उस पाखंड पर प्रहार किया जो स्वर्ग और नरक के बारे में एक मान्यता थी, लोगों की एक भावना थी कि काशी में स्वर्ग मिलेगा और मगहर में नरक मिलेगा। उन्होंने कहा मैं उसी नरक में जाऊंगा। आज आप जाइए, मगहर में पूरा अमन चैन है, खुशहाली है। संत कबीर दास जी की समाधि स्थली भी है, और वहां पर डबल इंजन की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने आज कबीर पीठ की स्थापना और शोध केंद्र बना करके बहुत भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया, और पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी उस कार्यक्रम में हम लोगों ने आमंत्रित किया था। उनके हाथों से उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न हुआ। यानी हम कर्मों को प्रधानता न देकर के केवल उन मान्यताओं पर विश्वास जब कर लेते हैं, याद रखना आप अच्छे हो या बुरे हो, इस बात पे निर्भर करता है कि आपका कर्म कैसा है। अगर बुरा कोई व्यक्ति करता है और वह अच्छे फल की आशा करता है, तो मुझे लगता है कभी संभव नहीं हो सकता है। हमें अच्छा करना चाहिए, अच्छे फल हमें प्राप्त होंगे। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा था, कर्मणे वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी कर्म सब कुछ है, हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। कर्म कौन? जो निष्काम हो। फल की चिंता मत करिए, वह तो आपको अपने आप ही प्राप्त होगा। आप बताइए ना, अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे और उम्मीद करेंगे कि उसमें आम आएंगे, तो क्या आम आ जाएंगे? नहीं आएगा। इसके लिए आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब 5 साल 7 साल के बाद आपको आम खाने के लिए प्राप्त होगा, और एक लंबे समय तक आपको इसका आनंद प्राप्त होगा। बाग लगाएंगे, लोगों को भी खिलाएंगे और व्यवसाय भी कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ये कर्म पर निर्भर करता है, जैसा करेंगे वैसा फल प्राप्त करेंगे। और यही हमारे इन पूज्य संतों की वाणी रही है। काशी की धरती ऐसे पूज्य संतों के ज्ञान से हमेशा ही समाज का एक मार्गदर्शक रही है। उसी काशी में संत कबीर दास जी का जन्म होता है, उसी काशी में सदगुरु रविदास जी महाराज का उनका प्रकट का स्थली भी वही काशी है। वही काशी है जिसमें अनेक ऐसे पूज्य संतों ने अपनी साधना से प्राप्त सिद्धि के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। और देश के अंदर भी संत कबीर की इस परंपरा में अनेक ऐसे संत आज भी देश और दुनिया के अंदर लगातार उनकी वाणियों के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। याद करना, जातीयता पर भी प्रहार किया था संत कबीर दास जी ने, और उस समय भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। उनके पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य ने उस समय उन्होंने इस बारे में कहा था, जातीय विसंगतियों पर और उस समय की छुआछूत और अस्पृश्यता के भाव पर भी उन्होंने बहुत प्रभावी हमला किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जो ये जाति पाति का बंधन जब तक टूटेगा नहीं, ये देश की गुलामी का कारण था। यानी जो देश की गुलामी का कारण रहा हो, जिसके कारण हमारा अस्तित्व संकट में खड़ा हुआ था,
जिन कारणों से हमारी आस्था पर प्रहार हो रहा था, जिन कारणों से हमारे धर्मस्थल अपवित्र हुए थे, जिन कारणों से हमारी उस समय की पीढ़ी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ था, उनमें से समाज का विभाजन एक प्रमुख कारण रहा है। समाज का विभाजन जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, तमाम प्रकार के जो विभाजन थे, इस विभाजन से उभारने के लिए उस समय भी गुरु रामानंद जी महाराज ने, संत कबीरदास जी महाराज ने, सदगुरु रविदास जी महाराज ने, अन्य ऐसे अनेक पूज्य संतों ने, महाराष्ट्र की धरती पर भी तमाम ऐसे पूज्य संत हुए जिन्होंने उस समय के समाज को एक नई दिशा दी, और उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय थी। उनकी प्रासंगिकता एक शाश्वत भाव के आधार पर है, और शाश्वत भाव हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में समान रूप से लागू होती है। बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां पर कबीर धाम आश्रम से के संस्थापक पूज्य संतों की स्मृति प्रकटोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन स्थितियों में हम सबका दायित्व बनता है। आज हमारा भारत विकास की जिन नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नया भारत है। एक नया भारत जो अपनी विरासत पर भी गौरव की अनुभूति करता है, और जो विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए लगातार दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आप अनुमान करिए ना, आज से 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई कल्पना करता था कि अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बन पाएगा? जब राम भक्त इसके लिए आवाज उठाते थे तो लोग बोलते थे कि सपना ही बना रहेगा। राम भक्त कहता था कि नहीं, हमें कितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम करेंगे। 500 वर्षों से संघर्ष है, आगे भी संघर्ष करेंगे, लेकिन हम अपने मुद्दे से भटकेंगे नहीं। याद करिए, जब एकजुटता होती है ना, असंभव भी संभव हो जाता है। आज आप अयोध्या धाम में जाएंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। जो अयोध्या वीरान थी, आज फिर से वहां रौनक आ गई है। यानी अयोध्या धाम में गत वर्ष 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आया था। 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में, जिस अयोध्या में बामुश्किल कुछ लाख श्रद्धालु आ पाते थे, आज गत वर्ष 6 करोड़ श्रद्धालु आए थे। और इस वर्ष तो ये संख्या और भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ के कारण 13 जनवरी से लेकर के और 27-28 फरवरी तक हम लोगों ने देखा कि प्रतिदिन 10 लाख श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आता था दर्शन करने के लिए। बहनों और भाइयों, ये बातें इस बात को दिखाती हैं कि हम जब भी प्रयास करेंगे उसके परिणाम आएंगे। यानी कोई भी व्यक्ति जो इन धार्मिक स्थलों में जा रहा है, श्रद्धा भाव के साथ जा रहा है, निष्काम भाव के साथ जा रहा है, वह सही मार्ग पर ही जाएगा, सही दिशा में ही जाएगा, भटकेगा नहीं। किसी विदेशी ताकत के द्वारा उसको खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता। उसको समाज की मुख्य धारा से कोई भटका नहीं सकता है। और इसीलिए समाज की आस्था पर प्रहार करने के लिए समाज विरोधी तत्वों के द्वारा लगातार आज भी प्रयास हो रहे हैं।
लगातार प्रयास हो रहे हैं। एक, बांटने की साजिश, जाति आधार पर समाज को विभाजित करने की साजिश, लगातार प्रहार हो रहे हैं। और दूसरी ओर आस्था पर प्रहार। आप देख रहे होंगे लगातार कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी जो भारत की सनातन आस्था को आहत करती हो, भारत और भारतीयता को अपमानित करती हो, इस प्रकार की साजिशें लगातार हो रही हैं। लखीमपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।